लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है दैट इज रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। अब यहाँ पे वील फर्दर डेल्व इनटू द लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। होता क्या है, क्या प्रोविजन है। तो ऑर्डर 7 रूल 10 में दे रखा है। ऑर्डर 7 रूल 10 डील्स विद द रिटर्न ऑफ प्लेन। पहला पॉइंट है। तो देखिए, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होने पे 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो रिटर्न ऑफ द प्लेंट हो सकता है, यानी कि कोर्ट रिटर्न कर देगा प्लेंटिफ को कि भाई ये ले जाओ, प्रॉपर कोर्ट में प्रोड्यूस करो। दूसरा, ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 में हो सकता है विदड्रॉल ऑफ द सूट, कि प्लेंटिफ खुद से कर सकता है विदड्रॉ की लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है तो हम वापस लिए ले रहे हैं अपनी प्लेंट और जाके दूसरे कोर्ट में लगाएंगे जज साहब। तीसरा है सेक्शन 24 क्लॉज 5 जो कि कहता है कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकते हैं सुओ मोटो या फिर ऑन द एप्लीकेशन कि जो प्लेंट है वो गलत कोर्ट में है और इसको प्रॉपर कोर्ट में लगाया जाए। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में ये सेक्शन 24 क्लॉज 5 की पावर दे रखी है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और ये बहुत रेयर केसेस में होती है। जनरली इसको इन्वोक नहीं करेगा कोर्ट। अब एक एक करके देखते हैं। पहले रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात है। तो जो रिटर्न ऑफ प्लेंट है ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A, यानी कि 10A के जो ये प्रोविजंस हैं इनको ध्यान में रखते हुए द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न्ड। प्लेंट जो है तो वो किसी भी स्टेज पे, चाहे कोई भी स्टेज हो सूट की, प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। जजमेंट से पहले कोई भी प्लेंट के फाइलिंग से लेके ट्रायल के कंक्लूड होके जजमेंट आने तक की सूट चल रहा है, तो किसी भी स्टेज पे द प्लेंट शैल बी रिटर्न्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट इन विच सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। तो जहाँ सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए था वहाँ के लिए रिटर्न कर दी जाएगी कि वहाँ फाइल करो। Explanation says, for the removal of doubts, it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint under this sub-rule. ये बस एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है जो कि मेन सेक्शन में ऑलरेडी इम्प्लिसिट है वो पॉइंट। एक्सप्लेनेशन सेज कि डाउट्स रिमूव करने के लिए ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ अपील में या रिवीजन में अगर कोई आपने ऑर्डर को चैलेंज किया है रिटर्न ऑफ प्लेंट का, तो वहाँ पे ये कोर्ट ऑफ अपील या रिवीजन में आप गए हैं डिक्री को चैलेंज करने, तो वहाँ पे भी रिटर्न ऑफ प्लेंट हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई सूट फाइल हुआ, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल हो गया, उसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद डिक्री आ गई किसी के फेवर में। अब डिक्री किसके फेवर में आएगी? जो प्लेंटिफ है उसके फेवर में ही आएगी डिक्री। और डिसमिसल होता है तो यानी कि सूट डिफेंडेंट के फेवर में गया, तो डिक्री आई यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में हुआ। अब उस जो डिक्री थी उसकी अपील में गया डिफेंडेंट या रिवीजन में गया, एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में, तो उस एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के पास पावर है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कर सकता है। एक तो सेट असाइड कर देगा डिक्री चाहे तो, और फिर रिटर्न कर सकता है प्लेंट। यानी कि रूल ऑर्डर 7 रूल 10 में के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एपेलेट कोर्ट भी रिटर्न कर सकता है कि नहीं, डिग्री सेट असाइड कर दिया, अब आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, वहाँ ट्रायल कराइए अपना। उसके अलावा क्लॉज 2 कह रहा है कि ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट रिटर्न कर दी गई है, तो उस प्लेंट को रिटर्न करते वक्त
The judge shall endorse thereon the date of its presentation and return. जिस तारीख को फाइल हुआ, प्रेजेंट हुआ उसके पास प्लेंट, और जिस तारीख को रिटर्न कर रहा है, ये दोनों डेट्स लिख देगा. द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट फॉर रीजंस ऑफ द रीजंस फॉर रिटर्निंग इट. नाम लिखेगा पार्टी का, और ये भी लिखेगा कि क्यों रिटर्न कर रहा है. तो रीजंस फॉर रिटर्निंग इट यानी कि ये स्पीकिंग ऑर्डर होगा, आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. और दूसरा कि द जज शैल एंडोर्स द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न. ये डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और रिटर्न को क्यों इतना तवज्जो दी जा रही है? क्योंकि हमें लिमिटेशन के कैलकुलेशन में इसको देखना होगा कि ये कितने पीरियड के लिए जेन्युइनली उसने यहाँ पे ट्रायल किया, और रिटर्न ऑफ प्लेंट के बाद उस चीज़ को लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से हम उस पीरियड का क्या करेंगे. शायद उसको एग्जेम्पशन या एक्सक्लूड करेंगे, वो देखेंगे आगे. देन 10A says कि पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस. कोर्ट की पावर टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस के लिए डेट फिक्स करने की, इन द कोर्ट वेयर द प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न. तो ट्रायल कोर्ट जब रिटर्न कर रहा है, तो वहाँ पे उस ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर है कि जहाँ पे जाएगा प्लेंटिफ प्रॉपर कोर्ट में, वहाँ के लिए डेट फिक्स कर दे. तो जो रूल 10 था वो ये कह रहा था, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 10A, एट एनी स्टेज सूट के प्लेंट को वापस दे सकते हैं. और 10A कह रहा है कि दे तो सकते हैं, लेकिन अगर चाहे कोर्ट तो वो उसको ना दे के खुद डेट फिक्स कर दे. 10A का 1 कह रहा है कि वेयर इन एनी सूट आफ्टर द डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड. अच्छा, यहाँ पे डिफेंडेंट का अपीयर होना बहुत मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं हो सकता. क्योंकि यहाँ नोटिस वगैरह देंगे दोनों पार्टीज़ को, भी देखेंगे, तो डिफेंडेंट की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है. तो जब सूट में द कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द प्लेंट शुड बी रिटर्न, और डिफेंडेंट वहाँ मौजूद है सामने, नहीं मौजूद है तब की अलग बात है, लेकिन अगर मौजूद है तभी इट शैल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ. तो वो अपनी बात बताएगा प्लेंटिफ को कि देखो हम तुम्हें वापस करने वाले हैं प्लेंट. वेयर एन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 1 कि उसकी प्लेंट रिटर्न होने जा रही है, द प्लेंटिफ में मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट. प्लेंटिफ कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकता है. क्या एप्लीकेशन देगा? स्पेसिफाइंग द कोर्ट in which he proposes to present the plaint after its return. वो स्पेसिफाई करेगा ये एप्लीकेशन देते हुए कि कोर्ट, हम फला कोर्ट में हमको लगता है कि वहाँ पे हमारा ज्यूरिसडिक्शन है एक्चुअल, और वहाँ पे करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है, तो हम उस कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी प्लेंट. फिर प्लेंटिफ ये प्रे करेगा दैट द कोर्ट में फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज इन द सेट कोर्ट, और कहेगा कि एक काम करिए, हम जाएंगे वहाँ, प्रोसेस करेंगे सारा, आप ही डेट फिक्स कर दीजिए अभी यहीं से. और रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स्ड मे बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट. तो एक तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि आप डेट फिक्स कर दीजिए उस पर्टिकुलर कोर्ट में कि फला तारीख को प्लेंट आ जाएगी और तुम लोग जो है अपना हियरिंग के लिए पहुंच जाना. तो ये भले ही जिस कोर्ट में, रॉन्ग कोर्ट में
ट्रायल के लिए प्लेंट फाइल की थी पहले और जो कोर्ट रिटर्न कर रहा है प्लेंट, इसके पास ज्यूरिसडिक्शन तो है नहीं उस जगह का, लेकिन उसके बाद भी ये कोर्ट ये कोर्ट फिक्स कर सकता है डेट, ये पावर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि टू का ए कह रहा है कि स्पेसिफाई करेगा एप्लीकेशन में प्लेंटिफ, फिर बी में मांगेगा कि आप जो है डेट फिक्स कर दो, और सी में कह रहा है कि नोटिस दे दो। इसी रूल 10A का सब रूल 2 के ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, इनको करस्पॉन्ड करते हुए 3 के ए और बी हैं, वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2। सब रूल 2 में एप्लीकेशन डाली और ये 3 चीज़ें रिक्वेस्ट करी हैं। एक पहला बताया है ए कि कहाँ प्लेंट फाइल करेगा, और बाकी 2 चीज़ें रिक्वेस्ट करी हैं। तो द कोर्ट शैल बिफोर रिटर्निंग द प्लेंट, रिटर्न करने से पहले कोर्ट जो है, नॉटविथस्टैंडिंग दैट द ऑर्डर फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट वाज मेड बाय इट ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट, भले कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रिटर्न ऑफ प्लेंट के ऑर्डर के बाद भी वो कोर्ट क्या करेगा, उसने एक चीज़ मांगी थी कि फिक्स द डेट फॉर अपीयरेंस, तो ए में कह रहे हैं कि फिक्स द डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रपोज टू बी प्रेजेंटेड। तो जहाँ पे प्लेंटिफ कह रहा है कि हम प्रपोज करेंगे, वहाँ के लिए वो डेट फिक्स कर देगा, और गिव टू द प्लेंटिफ एंड टू द डिफेंडेंट नोटिस ऑफ द डेट फॉर अपीयरेंस, और नोटिस भी दे देगा कि फला तारीख को तुम लोग वहाँ पे पहुँचोगे। तभी जो क्लॉज 1 था, सब रूल 1 था ये, इसमें कहा जा रहा था आफ्टर द डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड, इसीलिए क्योंकि डिफेंडेंट का अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो भाई इंटीमेशन, आप नोटिस कैसे देंगे 3 के बी में, तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस दे दिया। फिर फोर्थ कह रहा है कि वेयर द नोटिस ऑफ द डेट फॉर अपीयरेंस इज गिवन अंडर सब रूल 3, सब रूल 3 में अगर नोटिस दे दिया है तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रेजेंटेड, जो प्रॉपर कोर्ट है जहाँ प्लेंट बाद में प्रेजेंट करी है, उस कोर्ट के लिए नॉट इट इज नॉट नेसेसरी टू सर्व द डिफेंडेंट विद द समन्स फॉर अपीयरेंस इन द सूट। तो उस कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो डिफेंडेंट को अब समन्स भेजे, क्योंकि नोटिस तो ऑलरेडी मिल चुकी है, पहले ही कोर्ट ने दे दी थी। दूसरे ये पहले वाले कोर्ट में जिसमें रॉन्ग प्लेंट फाइल कर दी थी। फिर बी सेज कि द सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी अ समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जो नोटिस है शैल बी डीम्ड टू बी अ समन्स, वो समन की तरह ट्रीट करी जाएगी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रेजेंटेड ऑन द डेट सो फिक्स्ड बाय द कोर्ट बाय विच द प्लेंट वाज रिटर्न। हाँ भाई, सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। Then 5 says where the application made by the plaintiff under sub rule 2 is allowed by the court, the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint। तो जहाँ पे एप्लीकेशन प्लेंटिफ ने डाल दी थी एक बार, उसके बाद वो प्लेंटिफ जो है रिटर्न ऑर्डर के खिलाफ अपील में नहीं जा सकता। तो जो उसकी एप्लीकेशन है वो एज एस्टॉपल अप्लाई करेगी। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि हाँ जज साहब एक काम करो, दूसरे कोर्ट प्रॉपर में आप डेट फिक्स कर दो, और साथ ही ये भी कह रहा है कि नहीं नहीं आपने तो रिटर्न ही गलत किया, आप ही का ज्यूरिसडिक्शन है। तो ऐसा नहीं कह सकता प्लेंटिफ। तो ये कॉमन सेंसिकल बात है कि एक बार आपने एप्लीकेशन लगा दिया एज प्लेंटिफ इन द कोर्ट कि आप रॉन्ग कोर्ट हो, तो राइट कोर्ट में वहाँ हम वहाँ हम प्लेंट प्रेजेंट करेंगे, तो आप वहाँ डेट लगा दो, तो अब मेरे ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा एंड आई एज प्लेंटिफ शैल बी बाउंड। यहाँ पे एक सवाल और उठता है, इसका मतलब कि जो रिटर्न ऑर्डर है
कोर्ट में आपने प्लेंट फाइल करी, एट एनी स्टेज कोर्ट रिटर्न कर रहा है आपकी प्लेंट, तो वो रिटर्न ऑर्डर इज़ एन अपीलेबल ऑर्डर, यानी कि उस रिटर्न ऑर्डर को हम अपील में जा सकते हैं उसके। तो ये है 43 अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। अब किन ऑर्डर्स की अपील हो सकती है? तो ऑर्डर 43 रूल 1 का सब रूल ए ये कहता है, एन ऑर्डर अंडर रूल 10 of order 7 returning a plaint to be presented to the proper court except where the procedure specified in rule 10A of order 7 has been followed। तो जब ऑर्डर 10A का प्रोसीजर फॉलो कर लिया गया है कि प्लेंटिफ ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है कि कोर्ट जज साहब उस कोर्ट में डेट फिक्स कर दो, तब तो नहीं। उसके अलावा जो भी ऑर्डर है रूल 10 का कि रिटर्न कर रहे हैं प्लेंट, प्रॉपर कोर्ट में फाइल करो, वो अपीलेबल ऑर्डर है। तो यानी कि वो अपीलेबल ऑर्डर है तो उसके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए रूल 10B देखते हैं। रूल 10B सेज कि वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ प्लेंट, जहाँ पे अपील में रिटर्न ऑफ प्लेंट जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट अपील में गए, द कोर्ट हियरिंग द अपील कन्फर्म्स सच ऑर्डर, और एपेलेट कोर्ट कंफर्म कर रहा है कि हाँ रिटर्न ऑर्डर सही था। द कोर्ट ऑफ अपील में इफ द प्लेंटिफ बाय एन एप्लीकेशन सो डिजायर्स, अगर ट्रायल कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर को एपेलेट कोर्ट कंफर्म कर देता है कि हाँ सही था, रिटर्न सही किया गया, तो प्लेंटिफ जो है अगर चाहे तो वह एप्लीकेशन लगा सकता है वाइल रिटर्निंग द प्लेंट, और एप्लीकेशन लगा के क्या करवाएगा, एपेलेट कोर्ट से कहेगा कि डायरेक्ट प्लेंटिफ टू फाइल द प्लेंट subject to the provisions of limitations in the court in which the suit should have been instituted। तो एपेलेट कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा देगा प्लेंटिफ, कहेगा कि हमको डायरेक्ट कर दो कि किस कोर्ट में हम फाइल करें। यानी कि एक तरह से वो ये कह रहा है कि जो आपका एपेलेट कोर्ट है वो खुद ही सजेस्ट करे प्रॉपर कोर्ट, whether such court is within or without the state in which the court hearing the appeal is situated। मतलब स्टेट के अंदर है या बियॉन्ड स्टेट है तब भी कोर्ट सजेस्ट कर सकता है। एंड फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट, और डेट भी फिक्स कर सकता है एपेलेट कोर्ट इन विच द प्लेंट इज डायरेक्टेड टू बी फाइल्ड। And when the date is so fixed, it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with the summons for appearance in the suit। और जब एक बार एपेलेट कोर्ट ने डेट फिक्स ही कर दी है तो फिर जिस कोर्ट में जाना है प्लेंटिफ को, उस कोर्ट से समन्स देने की ज़रूरत नहीं है डिफेंडेंट को, unless the court in which plaint is filed for reasons to be recorded otherwise directs। फिर क्लॉज 2 कहता है द डायरेक्शन मेड बाय द कोर्ट अंडर सब रूल 1, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सब रूल 1 में कि इस कोर्ट में चले जाओ, shall be without any prejudice to the rights of the parties to question the jurisdiction of the court। सिर्फ एपेलेट कोर्ट का ये कह देना कि तुम फला कोर्ट में चले जाओ, वहाँ तुम्हारे केस का जुरिस्डिक्शन बन रहा है, वो प्रेजुडिस नहीं करेगा उस फला कोर्ट जहाँ पे बाद में प्लेंट प्रेजेंट हुआ है। वहाँ पर जब पार्टीज जाएंगी तो डिफेंडेंट फिर से ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। ऐसा नहीं है कि क्योंकि एपेलेट कोर्ट ने कह दिया तो अब वहाँ पे ट्रायल होगा ही होगा, वो ही ज्यूरिसडिक्शन है,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, हो भी सकता है और वहाँ चैलेंज भी किया जा सकता है। अब ये था प्रोविज़न रूल 10, 10A एंड 10B, रिटर्न ऑफ प्लेंट से रिलेटेड। अब जब हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट की, तो जो ट्रायल कोर्ट है, यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ट्रायल कोर्ट ने रिटर्न कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि ये प्लेंट रिटर्न। एक तो प्लेंटिफ चुपचाप से ले जाके उसने पकड़ा अपना प्लेंट और ले जाके दूसरे कोर्ट में चला गया। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ही हैज़ द ऑप्शन कि वो रूल 10A में जाके सब रूल 2 में वो एप्लीकेशन डाल दे। तो रूल 10A के सब रूल 2 में एप्लीकेशन डाल दे। यहाँ पे प्लेंटिफ फाइल्स एन एप्लीकेशन इन द ट्रायल कोर्ट की डेट ऑफ अपीयरेंस फिक्स करो प्रॉपर कोर्ट में। तो हमने दो ऑप्शन देखे, एक तो खुद ले जाए, दूसरा ट्रायल कोर्ट से एप्लीकेशन डाल दे, जिसका प्रोविज़न दे रखा है। अगर ऐसा नहीं किया, ये दोनों ही काम उसने नहीं किए, उसने चैलेंज कर दिया उस रिटर्न ऑर्डर को, एपेलेट कोर्ट में ले गया, तो अब एपेलेट कोर्ट क्या कर सकता है? एपेलेट कोर्ट या तो डिक्री को सेट असाइड, या तो रिटर्न ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा और रिस्टोर कर देगा सूट, कि आप ट्रायल कोर्ट जो हैं, आपने गलत डिसीजन दिया, रिटर्न ऑर्डर गलत है आपका, और वापस से रिस्टोर करिए, आप ही का ज्यूरिसडिक्शन है, ट्रायल होगा। या तो एपेलेट कोर्ट कंफर्म कर सकता है ऑर्डर को। अब कंफर्म करने में उसके पास दो ऑप्शन है। प्लेंटिफ के पास कंफर्म करेगा तो प्लेंटिफ को हाथ में पकड़ा दिया कि प्लेंट लेके खुद चले जाओ, या फिर प्लेंटिफ जो है, यहाँ पे लिखा है 10B में कि प्लेंटिफ बाय एन एप्लीकेशन सो डिज़ायर्स, प्लेंटिफ जो है चाहे तो अगर एप्लीकेशन डाल दे बाय एन एप्लीकेशन सो डिज़ायर्स, और फिर एपेलेट कोर्ट वही कर देगा कि आप जो है इस डेट को वहाँ, ये प्रॉपर कोर्ट है, वहाँ चले जाना। तो ये 5 चीज़ें देखी। सिक्स्थ ऑप्शन क्या है, जो हमें दे रखा था 10 के सब रूल 10 के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास कर दी और उस डिक्री को एपेलेट कोर्ट अगर कंफर्म कर देता है कि ज्यूरिसडिक्शन था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस डिक्री को जब चैलेंज किया गया तो अपील में एपेलेट कोर्ट सेट असाइड करके डिक्री को रिटर्न ऑर्डर भी पास कर सकता है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो लास्ट पॉइंट है, इसको हम सेक्शन 21 के साथ पढ़ते हैं। तो सेक्शन 21 हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3। ऑर्डर 23 विदड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स का फर्स्ट रूल, विदड्रॉल ऑफ सूट और अबैंडनमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ क्लेम। इसका सब रूल 3 सेज वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। जब कोर्ट खुद से सेटिस्फाई हो जाए कि फॉर्मल डिफेक्ट है कोई, या फिर there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of the suit or part of a claim. It may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim with the liberty to institute fresh suit in respect of subject matter of such suit or such part of the claim. तो अगर कोई
प्लेंटिफ है वो ये कह रहा है, उसे ये लग जाता है यहाँ पे। देखिए, एक तो हमने देखा रिटर्न ऑफ प्लेंट कब होगा, जब डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन हुआ कि ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, तो कोर्ट ने ऑब्जेक्शन पे हियरिंग किया, रिटर्न कर दिया। उस रिटर्न ऑर्डर के आसपास अभी तक ऑर्डर 7 रूल 10 में देखा, 10(a)(10)(b). अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन है जब जो डिफेंडेंट है उसने ऑब्जेक्शन ही नहीं रेज किया है, बट द प्लेंटिफ हिमसेल्फ नोज दैट देयर इज लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एंड देयर मे बी एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब जो डिफेंडेंट है तो वो आके ऑब्जेक्शन रेज कर देगा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से, और उस टाइम पे उसका प्लेंट रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। जब रिटर्न होगा तो प्लेंटिफ का भी टाइम वेस्ट होगा, एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें, तो प्लेंटिफ खुद ही विदड्रॉ कर लेगा सूट। तो ये अलाउ कर रहे हैं ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 में। इट सेज कि जब कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द सूट मस्ट फेल फॉर रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट, कोर्ट एक तो प्लेंटिफ परमिशन मांगेगा, लेकिन उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कोर्ट चाहे तो डिक्लाइन भी कर सकता है। कोर्ट के दो सेटिस्फैक्शन होंगे, एक तो कि सूट जो है फॉर्मल डिफेक्ट में फेल हो जाएगा, यानी कि यही कोई ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड इशू है, और दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट, और या तो पूरा ही क्लेम या पार्ट ऑफ द क्लेम उसको अलाउ किया जाए। तो क्लेम का ये और भी जगह हम देखेंगे कि क्लेम जो है, तो ऑर्डर 2 रूल 2 ये बात कह रहा है कि पूरा क्लेम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा क्लेम ना करके वो थोड़ा सा क्लेम करता है जो प्लेंटिफ है, और एक या दो क्लेम या कुछ क्लेम्स रख लेता है अपने पास कि हम बाद में करेंगे, तो विद परमिशन वो बाद में कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वही परमिशन की बात कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहा है वो और परमिशन ले रहा है कि हम बाद में फ्रेश सूट फाइल करेंगे। तो ये ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 में अलाउड है। फिर सेक्शन 24 का रूल 5 सब सेक्शन 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, इसका 5 सेस a suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it. उस कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जा सकता है सूट और प्रोसीडिंग जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ट्राई करने का, और ये पावर किसके पास है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑन द एप्लीकेशन of any parties and after notice of parties and after hearing such of them as desired or of its own motion, चाहे parties अप्लाई कर दें या खुद से, तो तब भी रिटर्न ऑर्डर तो ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हैं। और विदड्रॉल के लिए वैसे तो प्लेंटिफ तब रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए अप्लाई करता है जब डिफेंडेंट हैज़ नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन। अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है तब तो जनरली कोर्ट प्रीलिमिनरी इशू बनाता है और हियरिंग होती है, बट इस टाइम पे भी ऐसा कोई बार नहीं है दैट द प्लेंटिफ मे अप्लाई एंड गेट द प्लेंट फॉर फाइलिंग इट इन द प्रॉपर कोर्ट। तो कोर्ट से लेके और विदड्रॉ करके और कह सकता है कि हम प्रॉपर कोर्ट में फाइल करेंगे, जो प्लेंटिफ है वो ऐसा कर सकता है।